नमस्ते दोस्तों। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल हो सकता है कि और भी बदतर परिस्थितियां हो, लेकिन परसों धूप खिलेगी। मतलब कि आप सफल हो जाएंगे। इसीलिए कभी भी वर्तमान की परिस्थितियों को देखकर हार नहीं मानना चाहिए। ठीक है। आप अपने फ्यूचर को बेहतर करने के लिए ही अभी वर्तमान में जो है परिश्रम कर रहे हैं। ठीक है। कभी कभी हो सकता है कि परिश्रम का जो फल है वो देर हो जाए, लेकिन निश्चित ही आपको फल मिलेगा। इसी के लिए निरंतर प्रयास करते रहिए, जरूर आप लक्ष्य को हासिल करेंगे। तो इसी के साथ आज का हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। आज का डेट है 24 फरवरी 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहला आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे रायसीना डायलॉग में चीफ ऑफ सीडीएस, ठीक है, का कहना है कि ग्रे जोन युद्ध की शब्दावली में नवीनतम प्रविष्टि है। मतलब कि ग्रे जोन वारफेयर लेटेस्ट एंट्री इन लेक्सिकॉन ऑफ वारफेयर से सीडीएस। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले इस आर्टिकल में हम लोग पढ़ेंगे कि ग्रे जोन होता क्या है। तो ग्रे जोन को सिंपली हम लोग तीन भागों में देख सकते हैं। जो पीस और वार के बीच में जो जोन होता है उसी को ग्रे जोन कहते हैं। पीस और वार के बीच में जो ग्रे जोन होता है उसी को ग्रे जोन कहते हैं। तो ग्रे जोन वारफेयर एक ऐसी रणनीति है जहां एक देश खुले युद्ध का सहारा लिए बिना दूसरे देश पर बढ़त हासिल करने की कोशिश करता है। ठीक है, जैसे कि वर्तमान समय में चाइना के द्वारा देखा जा रहा है कि इंडिया के जितने भी बॉर्डर शेयर होते हैं, चाहे वो नॉर्थ में हो, लद्दाख का रीजन हो, या फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन में हो, सिक्किम के रीजन में हो, ठीक है, तो वहां पे देखा जाता है कि लगातार जो है वो 4 मीटर आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद इंडियन आर्मी के द्वारा दबाव डाली जाएगी या फिर बीएसएफ के द्वारा दबाव डाली जाएगी, तो फिर वो 2 मीटर पीछे हट जाएंगे। लेकिन उन्होंने 2 मीटर की बढ़त तो हासिल कर ली। ठीक है, वो लगातार इसी तरह का प्रयास करते रहते हैं कि बिना लड़ाई लड़े ही हम अपने स्थान को विस्तार करते रहे। ठीक है, उसी तरह से चाइना के द्वारा जो है वो साउथ चाइना सी में भी नए नए नियम अपनाए जाते हैं जिससे कि वो अपने क्षेत्रों का विस्तार कर सके। इसमें और भी बहुत सी चीजें हैं, चाहे वो साइबर क्राइम हो, गलत सूचना का प्रसार हो, ठीक है, या फिर आर्थिक दबाव हो, या डेट ट्रैप हो। ठीक है, जैसे देखा जाता है श्रीलंका एक एग्जांपल है। तो इसी तरह की परिस्थितियों के लिए ग्रे जोन को परिभाषित किया जाता है। तो चीन विशेष रूप से भारत और अन्य पड़ोसी देशों के खिलाफ इस रणनीति को लागू करने में बहुत ही माहिर है। ठीक है, हम लोग देख चुके हैं। तो इसी को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे कि ग्रे जोन के लिए क्या क्या चाइना के द्वारा किया जा रहा है और भारत के द्वारा इसके विरोध में क्या क्या रणनीति अपनाई जा रही है, उसके बचाव में क्या क्या रणनीति अपनाई जा रही है। उसके अगला आर्टिकल जो है, इसमें सिंपली जो इस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि जो हम लोग फोन पे बात करते हैं तो कोई भी इनकमिंग कॉल होगी तो उस व्यक्ति का लीगल नेम, ठीक है, जो भी कानूनी नाम होगा वो डिस्प्ले पे शो होगा। उसी पे ये आर्टिकल है कि दूर संचार उपयोगकर्ताओं को उन्हें कॉल करने वाले किसी भी व्यक्ति का कानूनी नाम पता होना चाहिए, ऐसा ट्राई के द्वारा सिफारिश की गई है। ठीक है, टेलीकॉम यूजर शुड नो लीगल नेम ऑफ एनीवन कॉलिंग देम, ट्राई के द्वारा ऐसा कहा गया है। इससे जितने भी स्पैम कॉल होते हैं या फिर जितने भी टेली कॉलर्स होते हैं अपने सामान बेचने के लिए, प्रॉपर्टी बेचने के लिए, या फिर जितने भी धोखाधड़ी करने वाले होते हैं, ठीक है, वो गलत बैंक के नाम से फोन करते हैं। और हर एक लोग जो है वो जागरूक नहीं होते हैं। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं या फिर कोई टेंशन में है तो वो इनके शिकार बन जाते हैं। ठीक है, और उनका पूरा का पूरा बैंक अकाउंट खाली कर दिया जाएगा। तो इससे बच सकेंगे, डायरेक्ट ही उनका लीगल नेम शो होने लगेगा। लेकिन अगर इसके दूसरे पहलू को ओर जाए तो बहुत से एक्सटॉर्शन बढ़ जाएगा, ब्लैकमेलिंग बढ़ जाएगा। मतलब कि ब्लैकमेल किया जाएगा या फिर किसी और तरीके से दबाव डालकर दूसरे से फोन करवाया जाएगा। ठीक है, इसी तरह का जो है हमारा राइट टू प्राइवेसी वो भी कहीं ना कहीं हनन हो सकता है। तो इन हर एक एस्पेक्ट को इस आर्टिकल में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल है लद्दाख के जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक, उसी के नाम पे जो है वो 3 इडियट मूवी बनी थी। ठीक है, तो उन्हीं का कहना है कि अगर सरकार के साथ बातचीत विफल रही तो आमरण अनशन किया जाएगा। मतलब इसमें सिंपली जो है इनका मांग किया जा रहा है 6th शेड्यूल में
जो है वो लद्दाख को लाया जाए। इनकी बहुत सी मांगे हैं, जैसे लद्दाख को जो है यूटी बना दिया गया, तो यूटी तो बनाया गया फिर भी ठीक है, लेकिन जब से 370 हटाया गया है तो उनके बहुत से अधिकार छीन लिए गए हैं, उनका प्रतिनिधित्व नहीं है कहीं पे भी केंद्र में। तो इसी के लिए कहा जा रहा है कि इसमें विधानसभा दिए जाए, या फिर यहाँ पे जो है प्रतिनिधित्व है जनजातियों का प्रतिनिधित्व जो है वो संसद में सुनिश्चित किया जाए। तो बहुत सी मांगे हैं, अगर पूरा नहीं किया जाता है तो ये आमरण अनशन पे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में इस आर्टिकल में हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे, क्योंकि लगातार देखा गया है उत्तराखंड हो या फिर हिमाचल प्रदेश में लगातार जो है वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, विकास परियोजनाएं जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, उससे वहां का जलवायु पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। तो उसी से बचने के लिए लद्दाख के लोग जो है इस तरह के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और क्या क्या मांग है हर एक चीज को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसका अगला आर्टिकल जो है, केंद्र सरकार ने सरोगेसी नियमों में संशोधन किया है, चिकित्सीय स्थिति वाले जोड़े को दाता युग्म का उपयोग करने की अनुमति है। ठीक है, मतलब कि सेंटर जो है वो सरोगेसी रूल्स को अमेंड किया है, और उसमें कपल्स को अलाउ किया है कि वो डोनर का गैमेट्स को यूज कर सकता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि पति या पत्नी दोनों में से किसी एक का जो एग या स्पर्म यूज होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों में से एक का यूज होगा और एक डोनर देगा। तो इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे और क्या क्या नए नियम बनाए गए हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो सबसे पहला आर्टिकल जो है हमारा ग्रे जोन से संबंधित है। हम लोगों ने देखा कि पीस, एक तरफ पीस है, एक तरफ वॉर है, और इस बीच में जो जोन है इसी को कहा जाता है ग्रे जोन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी देश बिना लड़े अगर उस पर बढ़त पा लेता है तो उसी स्थिति को कहा जाता है ग्रे जोन। इसी के बारे में जो है हमारे वर्तमान के सीडीएस के द्वारा बात की जा रही है। तो सीडीएस का भी नाम याद रखेगा, अनिल चौहान है। तो सबसे पहले जान लेते हैं ग्रे जोन वॉरफेयर होता क्या है। देख सकते हैं इस फिगर में क्लियर किया गया है। तो ग्रे जोन एक ऐसी रणनीति है जहां एक देश जो है वो खुले युद्ध का सहारा लिए बिना दूसरे देश पर बढ़त हासिल करने की कोशिश करता है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल ले सकते हैं चाइना का। ठीक है, चाइना जो है वो श्रीलंका को पैसे दिए, ठीक है, और उसको जो है डेट ट्रैप में फंसाया गया, और वर्तमान समय में वहां पे चाइना के द्वारा नेवल बेस बनाया जा रहा है, और वहां पे नए नए मेटल्स की खोजबीन करने के लिए लगातार जो है वो साइंटिस्ट का ग्रुप भेजा जा रहा है। तो यही जो कहा जा रहा है कि बिना वार के चाइना जो है वो श्रीलंका को अपने अंडर में ले आया है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक ग्रे जोन का जो है बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो इसी में आगे कहा जाता है इस ग्रे जोन वारफेयर के रूप में जो है वो साइबर हमले किए जाते हैं, गलत सूचना फैलाए जाते हैं, या फिर आर्थिक दबाव। तो यह आर्थिक दबाव का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसी युक्तियों की एक श्रृंखला है जिसका उपयोग किसी भी प्रतिद्वंदी को सूक्ष्म रूप से कमजोर करने या फिर अस्थिर करने के लिए किया जाता है। चीन विशेष रूप से भारत और अन्य पड़ोसी के खिलाफ इस तरह के रणनीति को उपयोग करने में माहिर है। ठीक है, तो इसी में भारत के विरुद्ध चीन की जो ग्रे जोन रणनीति कौन कौन सी है, तो दक्षिण चीन सागर गतिविधियां जो है वो चलाई जा रही है वर्तमान समय में चाइना के द्वारा। तो चीन जो है दक्षिण चीन सागर में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए नौसेना और नागरिक जहाजों का उपयोग करता है, जिससे भारत सहित अपने पड़ोसियों के साथ तनाव पैदा करता है। ठीक है, उसके बाद लगातार सीमाओं पर विवाद उत्पन्न करता है, सीमाओं के पास जो है निर्माण कर रहे हैं। देखते हैं चाइनीज बॉर्डर जो है, इंडिया और चाइना बॉर्डर, उस साइड जो है चाइना के साइड में लगातार जो है निर्माण होने लगा। उसी को देखकर जो है भारत सरकार ने भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा रोड बना दिया है। तो इस तरह के जो निर्माण किए जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपोजिट के देश को अशांत करने के लिए। ठीक है, चीन जो है वो भारत की सीमाओं के पास बुनियादी ढांचे और गांव का निर्माण करता है। ये परियोजनाएं जो है उनके क्षेत्रीय दावों को मजबूत करती है और रणनीतिक लाभ प्रदान करती है। उसके बाद डिजिटल निवेश में भी चाइना के द्वारा बहुत निवेश किया जा रहा है। तो चीन जो है वो भारत में ऐप, मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म में निवेश करता है। तो डिजिटल क्षेत्र में यह प्रभाव जो है वो सार्वजनिक धारणा और आख्यानों को आकार दे सकता है। ठीक है, लगातार जो है वो मीडिया को मैनिपुलेट किया जा सकता है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है चाइना के द्वारा। तो ये देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो है वो ग्रे जोन इस क्षेत्र में। तो भारत और चाइना का जो बॉर्डर है यहाँ पे देख सकते हैं, यही क्षेत्र को यहाँ पे दर्शाया गया है, जैसे चाइना ट्रूप बिल्ड यूज। यहाँ पे लगातार जो है बॉर्डर के पास जो है बहुत ज्यादा निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। तो ग्रे एरिया जो होता है नॉट मेजरली फेंस्ड, ठीक है, एंड पीरियोडिकली सीज पेट्रोल्स अक्रॉस हॉट स्पॉट्स इन रीजन। तो ये ध्यान रखिएगा, इसी को कहा जाता है ग्रे एरिया। हमेशा उस पर ध्यान नहीं रखा जाता है, ना वहां पे फेंसिंग की जाती है।
इसी का लाभ उठाता है प्रतिद्वंदी देश। ठीक है, तो भारत के जवाबी उपाय क्या है? तो ग्रे जोन वॉरफेयर द्वारा उत्पन्न खतरों को पहचानना। कैसे पहचाना जाएगा? तो अंतर एजेंसी सहयोग। भारत ने अपनी रक्षा, खुफिया और पुलिस बलों को सहयोग करने के लिए प्रेरित किया। उनका सामूहिक उद्देश्य जो है वो ग्रे जोन वॉरफेयर की चुनौतियों की रणनीति बनाना और उसका मुकाबला करना। उसके बाद सतर्कता को बढ़ाने की बात की जा रही है। भारत ने किसी भी गुप्त चीनी गतिविधियों के खिलाफ तैयारी सुनिश्चित करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों और प्रमुख रणनीतिक स्थलों पर अपनी निगरानी और उपस्थिति बढ़ा दी है। उसके बाद तकनीकी प्रवाह को विनियमित करने की बात की जा रही है कि भारत यह सुनिश्चित करने के लिए विदेशी तकनीकी निवेशों की अधिक बारीकी से जांच कर रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता न किया जा सके, क्योंकि चाइना जो है वो मीडिया हो गया है, ठीक है, इस पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है भारत में, तो ये कहीं ना कहीं मैनिपुलेट भी कर सकता है हमारे राजनीति को, हमारे राजनीतिक पावर्स को। ठीक है, तो इसी के लिए इसे बारीकी से जांच करने की आवश्यकता है, जिससे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा जो है वो प्रभावित ना हो। इसी में कहा जाता है कि भारत के लिए दीर्घकालिक प्रभाव क्या हो सकते हैं? तो ग्रे जोन वॉरफेयर जटिल सुरक्षा चुनौतियों का परिचय है, जैसे सूचना युद्ध, इंफॉर्मेशन वॉर। तो संघर्ष का एक बड़ा हिस्सा जो है वो डिजिटल क्षेत्र में होता है। गलत सूचना जनता की राय को प्रभावित कर सकती है, जिससे यह एक शक्तिशाली उपकरण बन सकता है। उसके बाद आर्थिक उत्तोलन, विदेशी निवेश पर निर्भरता विशेष रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एक वैधता बन सकती है यदि इसे निवेश करने वाले राष्ट्र द्वारा उत्तोलन के रूप में उपयोग किया जाता है। उसके बाद तकनीकी निर्भरता, ठीक है, इसीलिए भारत जो है लगातार जो है आत्मनिर्भरता का रुख अपना रहा है। ठीक है, जिससे कि हम लोग स्वयं सक्षम रहे हर एक क्षेत्र में। और तकनीकी निर्भरता, जिसमें विदेशी प्रौद्योगिकियों पर बहुत अधिक भरोसा करना भारत को जोखिम में डाल सकता है, जिससे भारत के लिए अपने स्वदेशी तकनीकी क्षमता को बढ़ाना अनिवार्य है। ठीक है, इसीलिए जो है भारत जो है दीर्घकालिक प्रभाव ना पड़े ग्रे जोन वॉरफेयर का, इसके लिए ही भारत जो है आत्मनिर्भरता का रुख अपनाए हुए है। तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल, जिसमें हम लोगों ने देखा ग्रे जोन होता क्या है, और इसमें चाइना का बहुत ज्यादा एग्जाम्पल दिया गया है, जो कहीं ना कहीं दूसरे देश पे हावी होना चाहता है बिना वॉर के, विदाउट वॉर। ठीक है, इसको हम लोगों ने विस्तार से पढ़ा। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें सिंपली कहा जाता है कॉलर्स लीगल नेम मस्ट बी डिस्प्लेड ऑन फोन स्क्रीन, रिकमेंड्स ट्राई। इसमें सिंपली कहा जाता है कि दूर संचार जो है वो उपभोक्ताओं को उन्हें कॉल करने वाले किसी भी व्यक्ति का कानूनी नाम पता होना चाहिए, ऐसा ट्राई के द्वारा कहा जा रहा है। ट्राई मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसी में सिंपली कहा जाता है कि जो भी लीगल नाम होता है इनकमिंग कॉल करने वालों का, वो आपके फोन के स्क्रीन पे डिस्प्ले होना चाहिए। इसको जरूरी बनाने की बात की जा रही है। द रेगुलेटर रिकमेंडेड दैट कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन, उसी को कहा जाता है सीएनएपी। तो ये ध्यान रखिएगा, कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन को ही सीएनएपी कहा जाता है। वेयर फोन्स डिस्प्ले अ कॉलर्स आइडेंटिटी बेस्ड ऑन देयर केवाईसी रजिस्ट्रेशन डेटा। ठीक है, केवाईसी में जो भी डिटेल दिए गए हैं उसी के अनुसार कॉलर का नाम को डिस्प्ले करने की बात की जा रही है, अभी बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पे प्राइवेसी का भी कंसर्न आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक ब्लैकमेलिंग का भी बात आता है, या फिर फोर्सफुली, ठीक है, किसी व्यक्ति के सर पे गन लगाकर भी इस तरह के कार्य कराए जा सकते हैं। अगर सरकार इसे लागू कर देता है कि ये अनिवार्य हो जाएगा कि जो भी व्यक्ति कॉल कर रहा है उसका सारा डिटेल आएगा, तो वो सतर्क हो जाएंगे जो गलत कार्य करते हैं, और वो दूसरे से या दूसरे के आइडेंटिटी का गलत उपयोग करना शुरू कर देंगे। इससे कहीं ना कहीं जो है हमारा प्राइवेसी कंसर्न भी यहाँ पे देखे जाते हैं। इसके हम लोग विस्तार से पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे ट्राई ने शुक्रवार को सिफारिश की है कि दूरसंचार उपभोक्ताओं को उन्हें कॉल करने वाले किसी व्यक्ति का लीगल नेम, कानूनी नाम पता होना चाहिए। ठीक है, तो नियामक ने सिफारिश की है कि कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन, उसी को सीएनएपी कहा जाता है। तो यहाँ पे सीएनएपी के बारे में सब कुछ लिख दिया हूं, जैसे कॉलर नेम प्रेजेंटेशन और कॉलर नेम डिलीवरी इज यूज्ड इज यूएस बेस्ड टेलीफोन नेटवर्क टू प्रोवाइड नेम आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉलिंग पार्टी। द सीएनएम इंफॉर्मेशन इज मोस्ट ऑफन डिस्प्लेड इन कॉलर आईडी। द इंफॉर्मेशन कुड बी द पर्सन्स नेम और अ कंपनी नेम। इसी की बात यहाँ पे की जा रही है, जहां फोन अपने केवाईसी पंजीकरण डेटा के आधार पर कॉलर की पहचान प्रदर्शित करेगा और भारतीय दूरसंचार नेटवर्क पर लागू किया जाएगा, और इस सिफारिश पर अब दूरसंचार विभाग भी विचार करेगा। तो ट्राई की क्या क्या सिफारिशें हैं? तो ट्राई ने पिछले साल जारी एक
परामर्श पत्र में इस तरह के विचार दिए थे, जिसमें सिफारिशों में कहा गया था कि ग्राहकों को अनिवार्य रूप से प्रत्येक नंबर के लिए पंजीकृत नाम दिखाने की अनुमति देनी चाहिए जो उन्हें कॉल करता है। यदि वे ऐसा सेवा का चुनाव करते हैं तो ट्राई की सिफारिशों में दूरसंचार उपयोगकर्ताओं के लिए किसी अन्य के कॉल का पहचान करने से बचने का कोई भी प्रावधान नहीं है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो है, कोई ऑप्शन ऐसा नहीं चुन सकता है कि उसका जो है लीगल नाम छुप जाए। ठीक है, सभी के लिए लागू हो जाएगा। तो केवल यह सुझाव दिया गया कि दूरसंचार विभाग जो है वो अदालत के आदेश के अनुसार गवाहों, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक जो है अपवाद है कि अगर दूरसंचार विभाग को अदालत का आदेश रहता है तब उसे छुपाया जा सकता है, गवाहों या फिर संवेदनशील व्यक्तियों को बाहर कर सकता है, उसका नाम छुपाया जा सकता है। तो टेलीफोन उपभोक्ताओं ने विभिन्न मंचों पर यह चिंता जताई है कि कॉलिंग पार्टी का नाम प्रस्तुत करने की सुविधा के अभाव में वे अज्ञात टेलीफोन नंबरों से कॉल अटेंड नहीं करना पसंद करते, क्योंकि ऐसी अधिकांश कॉल जो होती है वो अनरजिस्टर्ड टेली मार्केट्स, ठीक है, अपने सामान बेचने के लिए, लोन्स के लिए, ठीक है, या फिर स्पैम कॉल्स आते हैं बैंक के नाम पे, ठीक है, तो इस तरह से बचा जा सकता है। तो ट्राई ने इस सिफारिश के लिए परामर्श पत्र में कहा कि परिणाम स्वरूप वास्तविक टेलीफोन कॉल की अनुत्तरित रह जाती है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि लोग जो अनचाही कॉल्स आते हैं तो वास्तविक जो जरूरी कॉल होते हैं उसको भी लोग जो है नजरअंदाज कर देते हैं। तो इसमें समस्याएं क्या क्या है, तो इसमें सिंपली कहा जाता है कहीं ना कहीं जो है वो ट्राई का ये जो परामर्श है ये गोपनीयता को समझौता कर रहा है। ठीक है, कंप्रोमाइज कर रहा है हमारी प्राइवेसी का। तो इसी में आगे कहा जाता है इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने कहा कि यह प्रस्ताव जो है वो भारतीय उपयोगकर्ताओं की सूचनात्मक गोपनीयता को नुकसान पहुंचा सकता है। इसी में आगे कहा जाता है कि उपयोगकर्ताओं को इस बात पर नियंत्रण नहीं देगा कि कॉल करने पर प्राप्तकर्ता को उसका नाम दिखाया जाए या नहीं। ठीक है, तो इसके अलावा इससे संभावित रूप से कॉल करने वाले का नाम पहचान की चोरी, स्पैमिंग जैसे दुर्भाग्यपूर्ण उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे यह भी बात कहा जाता है कि दूसरे का नाम, दूसरे का फोन भी उपयोग किया जाता है, दूसरे का फोन चुरा कर उपयोग किया जा सकता है। इसी में आगे कहा जाता है कि डेटा गोपनीयता पहलू से दूरसंचार उपभोक्ता का नाम उसका व्यक्तिगत डेटा है। ठीक है, और इस विषय पर प्रचलित न्याय शास्त्र के तहत हम समझते हैं कि किसी तीसरे पक्ष के साथ अपना नाम साझा करने में दूरसंचार उपभोक्ता की सहमति की आवश्यकता होगी। ऐसा ये देख सकते हैं कि रिलायंस जियो का क्या स्टेटमेंट आया है कि किसी भी व्यक्ति का डेटा से अगर नाम दिखाया जाता है तो कहीं ना कहीं ये दूरसंचार उपभोक्ता की सहमति की आवश्यकता होगी। तो इसी में आगे क्या कहा जाता है कि ट्राई को सौंपा गया है कि जबकि नियामक ने उसे प्राप्त टिप्पणियों के सारांश में गोपनीयता संबंधी चिंताओं का उल्लेख किया गया है, उसने अपनी सिफारिशों में इन मुद्दों का विस्तार रूप से चर्चा नहीं किया, यह कहते हुए कि उसने यहाँ पे बहुत सी कंपनियां जो है ट्राई के इस सिफारिश का विरोध भी कर रहे हैं, इस पे सही तरीके से चर्चा होना चाहिए। ठीक है, इसी की बात आगे कहा जाता है कि एक ऐसा तंत्र चुना था जो उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी के लिए कम से कम हानिकारक हो। ठीक है, यहाँ पे यह भी बात कहा जा रहा है कि कम से कम हानिकारक हो उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी, जैसे कि ऐसे तो भी देखा जा रहा है कि लगातार जो है वो हमारे इंपॉर्टेंट डेटा जो है वो विदेशों में बेचे जा रहे हैं, उसी से बचने के लिए इस तरह के प्रभावी कदम उठाने की बात की जा रही है। अब आगे देख लेते हैं। तो नियामक ने एक सिफारिश में कहा है कि दूरसंचार विभाग जो है वो बेईमान व्यक्तियों द्वारा सुविधा के किसी भी संभावित दुरुपयोग पर विचार करते हुए इस उद्देश्य के लिए एक्सेस सेवा प्रदाताओं के लिए उपयुक्त दिशा निर्देश तैयार करेगा। ठीक, उसी में आगे कहा जाता है कि किसी किसी समस्या हो सकती है, जैसे हाशिए पर रहने वाली जातियों के व्यक्ति, ठीक है, जिससे ज्यादा जानकारी नहीं हो, जो अनपढ़ हो, या फिर विवाहित महिलाएं जिन्होंने अपना कानूनी नाम बदल दिया हो, वे अपने दूरसंचार कनेक्शन के साथ पंजीकृत नाम प्रदर्शित नहीं करना चाहेंगे। और इन मामलों में ट्राई ने सुझाव दिया है कि दूरसंचार विभाग जो है वो लोगों के लिए किसी को कॉल करने पर प्रदर्शित होने वाले नाम को बदलने का एक तरीका लेकर आए हैं, लेकिन इससे पूरी तरह से बाहर निकलने का कोई तरीका अनुशंसित नहीं है। ठीक है, अगर जिसे अपनी नाम को छुपाना है वो आवश्यक है, उनके जान पे बनाई है, तो उसे छुपाने का कोई भी उपाय नहीं दिया गया है ट्राई के द्वारा। तो इन सारी चीजों को संशोधित करने की बात की जा रही है, और जितने भी दूरसंचार जो कंपनियां हैं उनके जो जो इसके विरुद्ध में बात की जा रही है, जो जो बिंदु हैं उस पर सही तरीके से चर्चा होनी चाहिए, तभी लागू किया जाना चाहिए जो सभी व्यक्ति का नाम प्रस्तुत करने की बात की जा रही है, खासकर इनकमिंग कॉल्स का। इसी तरह का ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं ट्रू कॉलर, जिसका इसके द्वारा भी कहा गया है कि केवल
कॉलिंग नंबर का पंजीकृत नाम प्रदर्शित करना जो है वो स्पैम से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो शुक्रवार की सिफारिशों के बाद जो है वो कंपनी ने एक बयान जारी किया कि सीएनएपी केवल अधिक लोगों को उसके ऐप की ओर आकर्षित करेगा। ठीक है, तो ट्राई के सुझाव का स्वागत करते हुए कंपनी ने दावा किया कि ट्रू कॉलर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं और कार्य क्षमता की पूरी श्रृंखला के बराबर जो है प्रतिस्पर्धी सेवा होगी। ठीक है, जिस तरह से ट्रू कॉलर प्रस्तुत करता है उसी तरह से सभी दूरसंचार कंपनियां जो है उसी तरह का हमें सर्विसेज देगी। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें मेनली कहा जाता है कि लद्दाख के जलवायु कार्यकर्ता, ठीक है, सोनम वांगचुक, जिनके नाम पे 3 इडियट मूवी आई थी, तो उन्होंने ही कहा है कि अगर सरकार के साथ बातचीत विफल रही तो आमरण अनशन पे जाएंगे। और इनकी जो कुछ इंपॉर्टेंट मांग्स हैं हम इसको विस्तार से पढ़ लेते हैं। जैसे 6th शेड्यूल की लगातार बात की जाए तो 6th शेड्यूल में क्या कहा जा रहा है, तो जितने भी ट्राइबल्स एरिया हैं, ट्राइबल्स की सुरक्षा के लिए वार्तालाप की गई है 6th शेड्यूल में, जिसमें मुख्य रूप से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की बात की गई है। इसी में लाने की बात की जा रही है लद्दाख को, जिससे कि वहां के ट्राइबल्स की हित को सुरक्षित रखा जा सके। ठीक है, उसके बाद और मांग की जा रही है कि यूटी बनाया गया है, यहाँ पे एक विधानसभा होने की बात की जा रही है और जो संसद है वहां पे संसद की सदस्यता के लिए यहाँ पे सीट को बढ़ाया जाए, जिससे केंद्र में इनका प्रतिनिधित्व हो सके। तो इन्हीं मांगों को हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। उन्होंने बात की है, सोनम वांगचुक नाम है इनका, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो उन्होंने कहा है कि सरकार औद्योगिक लॉबी के प्रभाव में है। लगातार देखा गया है उत्तराखंड हो या हिमाचल प्रदेश हो, यहाँ पे डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं, वो भी अव्यवहारिक तरीके से, ठीक है, सारे नियमों को नजरअंदाज करके। तो उसी से बचने के लिए लगातार देखा गया है, बाढ़ आ गया, लैंडस्लाइड आ गया, ठीक है, बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड्स हुए हैं। ठीक है, तो इसी सब बचाव के लिए जो है लद्दाख के द्वारा प्रयास किया जा रहा है वहां के स्थानीय लोगों द्वारा कि यहाँ पे अव्यवहारिक विकास नहीं किया जाए और प्रकृति को सुरक्षित रखने के लिए इसी तरह की मांग लगातार की जा रही है। ठीक है, तो औद्योगिक लॉबी प्रभाव में उसी के तहत कहा जाता है कि लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करता है। ये लॉबी जो है वो लद्दाख का शोषण करना चाहता है, जैसा कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में किया, जहां स्थानीय लोग अब इसकी कीमत चुका रहे हैं। ठीक है, उसी के लिए जो है लद्दाख को 6th शेड्यूल में लाने की मांग की जा रही है। यहाँ पे सरकार का वक्तव्य क्या है, उसी के विरोध में कहा जा रहा है वांगचुक के द्वारा कि यह एक मिथक है कि संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने से विकास बाधित होगा। ठीक है, मतलब कि यह सरकार के द्वारा कहा गया, केंद्र सरकार के द्वारा कहा गया। ठीक है, इससे स्थानीय लोगों को विकास में हिस्सेदारी मिलेगी। तो यह स्वदेशी जनजातीय लोगों की परिषदों को सुनिश्चित करनेगा, जिससे सभी परियोजनाओं और लद्दाख के प्रबंधन में परामर्श लिया जाना चाहिए। तो वर्तमान में उपराज्यपाल जिससे चाहे खनन और उद्योग के लिए रिक्त आवंटित कर सकता है। ठीक है, तो इसी बात से लद्दाखी जो लोग हैं सबसे ज्यादा डरे हुए हैं कि सबसे ज्यादा जो पावर दिया गया है यूटी के लिए ये एलजी को दिया गया है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इनको सबसे ज्यादा पावर है, ये ज्यादा से ज्यादा वहां पे प्रोजेक्ट दे सकते हैं जिससे उनका प्रकृति जो है वो प्रभावित हो जाएगा, नेचर प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, और जो परिस्थितियां उत्तराखंड में लगातार बाढ़ लैंडस्लाइड है, हिमाचल प्रदेश में लगातार लैंडस्लाइड आ रहे हैं, तो इस तरह की परिस्थिति लद्दाख में भी आ सकती है। इसी से बचने के लिए स्थानीय लोग जो है इस तरह का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लद्दाख में क्रमशः जो है 2 समुदाय सबसे ज्यादा हैं, बौद्ध बहुसंख्यक और शिया मुस्लिम बहुल क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले एलएबी और केडीए लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा की मांग कर रहे हैं और संविधान की 6ठी अनुसूची में लद्दाख को शामिल करने की मांग की जा रही है, जो इसे आदिवासी दर्जा, स्थानीय लोगों के लिए नौकरी आरक्षण और लेह और कारगिल के लिए एक संसदीय सीट देने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लगातार देखा गया है कि बीजेपी ने 2 बार केंद्र में शासन किया, अभी इनका पूरा का पूरा टेन्योर पूरा होने वाला है। ठीक है, 10 साल होने वाला है। तो यही कहा जा रहा है कि लद्दाख में जब भी चुनाव प्रचार के लिए आए, लगातार कहा गया इनके द्वारा कि लद्दाख को जो है वो 6th शेड्यूल में ला दिया जाएगा। इसी के नाम पे ये 2 बार चुनाव जीत गए लद्दाख में, परंतु हुआ क्या, आज तक जो है वो लद्दाख जो है 6ठी अनुसूची में नहीं आ पाया। और जब केंद्र से बोला जाता है तो केंद्र सरकार के द्वारा कहा जाता है कि 6ठी अनुसूची में अगर लद्दाख को लाया गया तो उनका विकास बाधित हो जाएगा। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 370 का भी बात किया जा रहा है। अगर 370 पहले था तो लद्दाख के लिए फायदेमंद था, लेकिन उसको भी हटा दिया गया। तो संविधान का अनुच्छेद 370 जिससे इन क्षेत्र की रक्षा की गई थी, अब यह जो है नहीं है और अब लद्दाख बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, यहाँ पे विधानसभा भी नहीं है।
तो हमने एक केंद्र शासित प्रदेश की मांग की, लेकिन यह लोगों को कोई अधिकार नहीं मिला। हमने वास्तव में जम्मू कश्मीर में अपने सभी विधायक खो दिए और नीतियां कैसे बनाई जाती है या प्रबंधित की जाती है इसमें कोई भी सार्वजनिक प्रतिनिधित्व नहीं है। इसी के लिए 2 सीट जो है वो लद्दाख के द्वारा मांगा जा रहा है, एमपी के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, ठीक है। और अब लोकतांत्रिक स्तर पर हमारे पास बहुत कम शक्ति बची है, उन्हें राज्य का दर्जा या कम से कम विधानसभा के साथ जो है वो केंद्र शासित प्रदेश प्रदान किया जाए। तो स्थानीय लोगों के लिए भूमि, संसाधनों और रोजगार की सुरक्षा और नौकरशाही की पहुंच को लेकर चिंताओं के बीच पिछले 4 वर्षों में इस यूटी में लगातार कई बार विरोध प्रदर्शन किए गए हैं यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल कि लद्दाख में क्यों हो रहे हैं विरोध प्रदर्शन। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अमेंड्स सरोगेसी रूल्स अलाउज कपल टू यूज डोनर गैमेट्स, ठीक है। डोनर गैमेट का उपयोग करने के लिए सरोगेसी रूल 2022 में कुछ संशोधन किए गए हैं यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो इसी को हम लोग विस्तार से पढ़ लेते हैं कि केंद्र सरकार ने सरोगेसी नियम 2022 को संशोधित किया है और अधिसूचित किया है कि यदि दोनों युग्मों को चिकित्सीय स्थिति से पीड़ित के रूप में प्रमाणित किया जाता है तो, ठीक है, अगर दोनों कपल्स का एग और स्पर्म दोनों कार्य योग्य नहीं है तो उन्हें विवाहित जोड़ों से आने वाली आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और नवीनतम संशोधन के अनुसार दंपति सरोगेसी के माध्यम से बच्चा पैदा कर सकता है, इसमें सिंपली कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे बात कहा जा रहा है कि चाहे वो पति हो या पत्नी, किसी का एग हो या फिर स्पर्म हो, वो आपको अपना देना पड़ेगा और एक जो है वो डोनर देगा गैमेट को, तभी जाकर, ठीक है, आप अपना बच्चा के लिए सरोगेसी का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी अधिसूचना में कहा जाता है कि सरोगेसी से गुजरने वाली जो महिला होनी चाहिए वो विधवा और तलाकशुदा होनी चाहिए और सरोगेसी प्रक्रिया का लाभ उठाने के लिए स्वयं के अंडे और दाता शुक्राणु का उपयोग कर सकते हैं। वही बात यहाँ पे किया जा रहा है। तो इसका जो प्रमाणीकरण किया जाएगा, जिला मेडिकल बोर्ड यह प्रमाणित कर सकता है कि इच्छुक जोड़े में से कोई भी पति हो या पत्नी ऐसी चिकित्सीय स्थिति से पीड़ित है जिसके लिए डोनर गैमेट के उपयोग की आवश्यकता है, ठीक है। बिना इसके रिकमेंडेशन के दूसरे से डोनर से जो है गैमेट नहीं ले सकते हैं। तो शर्त के अधीन डोनर गैमेट का उपयोग करके ही सरोगेसी की अनुमति दी जाएगी। तो अधिसूचना में कहा गया है कि सरोगेसी से गुजरने वाली जितने भी सिंगल महिलाएं हैं उसको सरोगेसी प्रक्रिया का लाभ उठाने के लिए स्व अंडे और दाता शुक्राणु का उपयोग कर सकती है। देयर इज अ न्यू होप फॉर couple dreaming to become parent via surrogacy. The center has amended surrogacy rules 2022 to use a donor gamete, ova or egg cell and sperm if one of the partner is certified to have a medical condition that prevents use of, ठीक है। अगर दोनों दंपति में से किसी एक को समस्या है तो ही बस डोनर का उपयोग कर सकते हैं और एक तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। इसमें बहुत सी याचिकाएं दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, बहुत से ज्यादा चर्चा किए गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को पिछले साल देश भर की महिलाओं से याचिकाएं मिली जब उसने एक दुर्लभ जन्मजात विकार वाली महिला को, मतलब कि एक महिला को जन्म से ही समस्या थी कि वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती है, तो उसको डोनर अंडे के साथ सरोगेसी का लाभ उठाने की अनुमति दी गई थी। तो ये व्यवहारिक भी है। अगर जो जन्मजात रूप से कोई भी महिला है और बच्चा नहीं पैदा कर सकती है तो सभी को यह हक है कि अपने जीवन को गरिमापूर्ण रूप से जिए, ठीक है। तो इसी के लिए वो है सरोगेसी का मदद ली। तो केंद्र ने मार्च 2023 में सरोगेसी कराने के इच्छुक जोड़ों के लिए दाता युग्मों पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी कर दी, ठीक है, मार्च में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में केंद्र से पूछा था कि वह शिकायतों के साथ शीर्ष अदालत में आने वाली कई महिलाओं के मामले में निर्णय क्यों नहीं लिए जा रहे हैं। तो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, मतलब कि एडिशनल ऐश्वर्या भाटी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए केंद्र ने पिछले महीने कहा गया कि सरकार जो है वो पिछले साल सरोगेसी कानून में एक नया संशोधन पे पुनर्विचार कर रही है। तो 14 मार्च 2023 को सरोगेसी में 7 नियम में किए गए संशोधन के बाद जो है जो सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई। तो इससे पिछले साल दिसंबर में, ठीक है, उसके बाद जो है वो दिसंबर 2023 में फिर से फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले नियमों के उद्देश्य पर सवाल उठाया था और कहा कि ऐसे नियमों से सरोगेसी का उद्देश्य विफल हो जाएगा। तो इसी में आगे कहा जाता है कि फर्टिलिटी क्लिनिक इंदिरा IVF, ठीक है, के प्रबंधक निदेशक जो है उन्होंने बताया कि सरोगेसी वह प्रथा है जिसमें एक महिला भ्रूण को धारण करने और बच्चे पर माता पिता के किसी भी अधिकार के बिना किसी और के लिए बच्चे को जन्म देने के लिए सहमत होना होता है। और उन्होंने कहा कि नवीनतम संशोधन उसी का परिणाम है जो
मरीजों के, ठीक है, जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, चाहे पुरुष में समस्या हो या फिर महिला में समस्या हो, तो इस तरह का जो नए नए नियम बनाए जा रहे हैं सरोगेसी से बहुत से लोगों को लाभ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसका दुरुपयोग किया जाता है विदेशियों के द्वारा। इसी के लिए जो है जो सरोगेसी से जुड़े रूल्स हैं उसमें लगातार जो है सख्ती अपनाई जाती है। इसी के लिए जो है वो मरीजों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए जो है सरोगेसी का नियम जो है वो बहुत ही सही है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगातार जो है इसको रिव्यू किया ही जाता है, ठीक है। तो ये अधिकार जो दिया गया है बहुत सही है कि अगर कपल्स में से, अगर विवाहित कपल में से कोई एक जो है वो बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं है तो उसके लिए वो डोनर से गैमेट ले सकता है और सरोगेसी का उपयोग कर सकता है। तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल सरोगेसी से संबंधित, कुछ नए चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है, जो यूपीएससी के 2024 के पीटी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत के संविधान के भाग 4 में सिद्धांतों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। तो उसमें पहला स्टेटमेंट है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, दूसरा स्टेटमेंट है कृषि एवं पशुपालन का संगठन, तीसरा स्टेटमेंट है पर्यावरण की सुरक्षा एवं सुधार, चौथा स्टेटमेंट है नागरिकों को सम्मान, न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता सुनिश्चित करना, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, तीसरा पार्ट में जो है फंडामेंटल राइट्स है और चौथा पार्ट में जो है डीपीएसपी है, ठीक है। और 4A में जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज है। ये सब बेसिक पॉलिटी है, ये सब तो चीजें ध्यान ही रखना चाहिए आदमी को। तो क्या हो जाएगा इसका सही कथन, जो कि रिलेटेड है भाग 4 से। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसका सही उत्तर जो हो जाएगा सभी हो जाएगा, ठीक है। सभी जो है डीपीएसपी का पार्ट है और डीपीएसपी जो कि है संविधान के भाग 4 में है 36 अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक, ठीक है। तो ये जो है अनुच्छेद 51 से रिलेटेड है। कृषि एवं पशुपालन जो है अनुच्छेद 48 से रिलेटेड है। उसके बाद पर्यावरण की सुरक्षा, ये किससे रिलेटेड है, तो पर्यावरण की जो सुरक्षा है वो 48A से रिलेटेड है, ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद नागरिकों को समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता सुनिश्चित करने के लिए जो है अनुच्छेद 39A में प्रावधान किए गए, ठीक है। क्लियर हो गया, इसलिए ध्यान रखिएगा फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज। उसके बाद जो है केंद्र, ठीक है, जिसमें राष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद फिर राज्य, सारे आएंगे, ठीक है। तो अच्छे तरीके से हर एक चीज को याद रखिए। और लास्ट में जो है वो पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी, संसद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बोस्ट्रो खातों, बोस्ट्रो अकाउंट होता क्या है। तो बोस्ट्रो खातों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है बोस्ट्रो खाता वह खाता है जो एक घरेलू बैंक किसी विदेशी बैंक के लिए घरेलू बैंक की मुद्रा में रखता है। दूसरा स्टेटमेंट है एक भारतीय इकाई के लिए किसी विदेशी देश के साथ व्यापार के मामले में माल के निर्यात और आयात के लिए रुपये में भुगतान इन बोस्ट्रो खातों में किया जाता है। और तीसरा स्टेटमेंट है बोस्ट्रो खातों को अनुमति देने के पीछे के उद्देश्य से भारत से निर्यात पर जोर देकर वैश्विक व्यापार के विकास को बढ़ावा देना और रुपये में वैश्विक व्यापारिक समुदाय के हित का समर्थन करना। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसी के लिए मैं बोस्ट्रो अकाउंट लेकर आया था। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा, मेनली तीनों का तीनों सही है। इसको हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। तो रुपये में व्यापार की सुविधा के लिए ही बोस्ट्रो खाते खुलाए जाते हैं। तो बोस्ट्रो का खाता एक ऐसा खाता है जो एक घरेलू बैंक किसी विदेशी बैंक के लिए घरेलू बैंक की मुद्रा में रखता है, जो कि भारत के मामले में रुपया है। माल के निर्यात और आयात के लिए रुपये में भुगतान के लिए इन्हीं बोस्ट्रो खातों में किए जाते हैं। इस पैसे के मालिक और लाभार्थी दोनों देशों के निर्यातक और आयातक होंगे। बैंक ट्रांसफर किए गए पैसे का रिकॉर्ड भी रखेंगे। तो नोस्ट्रो खाता क्या होता है, यहाँ पे बेस्ट्रोथ है और यहाँ पे नोस्ट्रो है, ये भी याद रखिएगा, कभी कभी डिफरेंस भी आ सकता है। तो नोस्ट्रो खाता क्या होता है, तो दो प्रकार के खाता बोस्ट्रो और नोस्ट्रो का अक्सर एक साथ उल्लेख किया जाता है। बोस्ट्रो और नोस्ट्रो दोनों तकनीकी रूप से एक ही प्रकार के खाते हैं, अंतर बस यह है कि खाता कौन खोलता है और कहाँ खोलता है। इसलिए यदि एसबीआई जैसा कोई भारतीय बैंक संयुक्त राज्य अमेरिका में खाता खोलना चाहता है तो उसे यूएस में एक बैंक से संपर्क करना होगा जो एक नोस्ट्रो खाता खोलेगा और डॉलर में एसबीआई के लिए भुगतान स्वीकार करेगा, ठीक है। और अमेरिका में भारतीय बैंक द्वारा खोला गया खाता जो है वो भारतीय बैंक के लिए जो है एक नोस्ट्रो खाता होगा, जबकि अमेरिकी
देख सकते हैं कि भारतीय द्वारा खोला जा रहा है, वहीं अमेरिकी बैंक के लिए जो है उसी खाते को बॉस्ट्रो खाता माना जाएगा। क्लियर हो गया। तो बॉस्ट्रो खाता को निर्माण का क्या कारण है, तो आरबीआई ने भारत से निर्यात पर जोर देने के साथ साथ वैश्विक व्यापार के विकास को बढ़ावा देने के लिए और रुपये में वैश्विक व्यापार समुदाय की बढ़ती रुचि का समर्थन करने के लिए ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को रुपया में निपटान करने के लिए एक तंत्र को स्थापित किया है। तो ध्यान रखिएगा, बास्ट्रो खाता और नोस्ट्रो खाता दोनों चीजें याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है उचित और लाभकारी मूल्य, फेयर एंड रिमनरेटिव प्राइस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला स्टेटमेंट है, यह सरकार द्वारा घोषित मूल्य है जिसे मिले किसानों को उनसे खरीदे गए गन्ने के लिए, यहां पे मील, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, उसी गन्ने के लिए भुगतान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। और यह जो है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP द्वारा तय किया जाता है, उचित और लाभकारी मूल्य। तीसरा स्टेटमेंट है, गन्ना किसानों को उचित और लाभकारी मूल्य का भुगतान न करने पर चीनी मिलों को दंडित करने का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो इसमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो इसको भी हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। तो यह सरकार द्वारा घोषित मूल्य है जिसे मील है वो किसानों को उनसे खरीदे गए गन्ने के लिए भुगतान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। यही मात्र एक स्टेटमेंट जो था वो सही था। उसके बाद इसे कौन निर्धारित करता है, तो FRP कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार की कैबिनेट समिति द्वारा, ठीक है, केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा CCEA के द्वारा तय किया जाता है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद पूरे देश में जो है FRP का भुगतान गन्ना नियंत्रण आदेश 1996 द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो गन्ने की डिलीवरी की तारीख से 14 दिन के भीतर भुगतान करना अनिवार्य है। और मिलों के पास किसानों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने का भी विकल्प है, जो उन्हें किस्तों में FRP का भुगतान करने की अनुमति देता है। और भुगतान में देरी पर प्रति वर्ष 15% तक का ब्याज लगा सकते हैं। और चीनी आयुक्त मिलों की संपत्तियों को कुर्क करके राजस्व वसूलने में भी बकाया के रूप में अवैतनिक FRP की वसूली की जा सकती है। तो ये थे कुछ प्रावधान, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि, क्योंकि अभी इंडिया और ग्रीस के बीच में है, लगातार वार्तालाप हो रही है, अभी ग्रीस के प्रधानमंत्री जो है वो 21 और 22 तारीख को जो है वो फरवरी में ही इंडिया का दौरा किए हैं, तो इसलिए ये लोकेशन भी इंपॉर्टेंस रखता है। तो यदि ग्रीस को केंद्र में माना जाए, मान लीजिए ये ग्रीस है, ठीक है, तो ग्रीस के चारों ओर निम्नलिखित में से वामावर्त दिशा में, मतलब कि काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब कि अगर ये घड़ी है तो ये क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज की बात की जा रही है, ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन अराउंड ग्रीस। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, पहला जो है एजियन समुद्र, मतलब कि एजियन सी, दूसरा जो है मेडिटेरियन सी ऑफ क्रेट, उसके बाद आयोनियन सी। तो इसको है हम लोग एंटी क्लॉकवाइज देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, तो सबसे पहला जो हो जाएगा 4, मतलब कि ये आयोनियन हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जो हो जाएगा 2 मेडिटेरियन सी हो जाएगा। उसके बाद तीसरा जो हो जाएगा वो सी ऑफ क्रेट, ठीक है। उसके बाद पहला हो जाएगा एजियन समुद्र, एजियन सी, ठीक है, ये हो जाएगा, मतलब कि ए ऑप्शन। इसको हम लोग फिगर में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्रीस है, अगर हमको एंटी क्लॉकवाइज जाना है तो इधर से जाएंगे, तो पहला जो होगा आयोनियन सी हो जाएगा, दूसरा जो हो जाएगा मेडिटेरियन सी हो जाएगा, और तीसरा जो हो जाएगा सी ऑफ क्रेट हो जाएगा, और चौथा जो हो जाएगा एगन सी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया मिशन स्पाइडस, क्योंकि अभी रेड सी का मामला लगातार चल रहा है, ठीक है, कि रेड सी में जो है हौतीज के द्वारा लगातार हमले किए जा रहे हैं, उसी के लिए ये मिशन बनाया गया है EU के द्वारा, यूरोपियन यूनियन के द्वारा। तो मिशन स्पाइडस किसे संबंधित है, तो यह जो है वो लाल सागर में मालवाहक जहाजों की सुरक्षा के लिए यूरोपियन यूनियन का नौसैनिक मिशन है, इसलिए ये पहला स्टेटमेंट ही सही हो जाएगा। तो इसको हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। यूरोपियन यूनियन जो है वो लॉन्चेड मिशन स्पाइडस टू गार्ड रेड सी शिप फ्रॉम हौतीज असॉल्ट्स, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।